हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्सलेंट मेंटर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th आईसीएससी गर्ल्स हाई स्कूल का फिजिक्स का पेपर, जो कि आपका लास्ट ईयर आया था, ईयर 23-24 में। तो देखते हैं इस पेपर में आपका क्या क्या सेक्शन दिया हुआ था। तो सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या दिया है, साउंड इन एयर प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ। एयर में साउंड किस फॉर्म में प्रोपोगेट होता है? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, बोथ एंड नीदर। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, एयर में जो साउंड वेव्स होती है वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 कार्स आपको गिवन है ABCD एंड डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। ओके, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, और स्टेटमेंट्स है हमारा फास्टर और स्लोअर के बीच में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ पे देखें तो जो C वाला है उसका स्लोप सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि उसका एंगल जो है टाइम एक्सिस के साथ आप देखेंगे तो सबसे मैक्सिमम बन रहा है। ठीक, और B वाला जो है उसका जो स्लोप है वो सबसे कम है, क्योंकि उसका एंगल टाइम एक्सिस के साथ सबसे कम है। आप यहाँ देख सकते हैं गैप बहुत ही कम है। तो यहाँ से हम लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं, जो C वाली कार है वो सबसे फास्टेस्ट है और B वाली कार जो है वो सबसे स्लोएस्ट है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या है। कार A इज फास्टर देन D, क्या A D से फास्टर है? नहीं, A तो D के नीचे है, तो ये गलत होगा। D इज फास्टर देन C, D फास्टर है? नहीं, अभी हम लोग ने देखा C सबसे फास्टेस्ट है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कार B इज द स्लोएस्ट। हाँ, B तो सबसे स्लोएस्ट है, ये ऑप्शन लग रहा है। C तो स्लोएस्ट नहीं है, वो तो सबसे फास्टेस्ट है, तो B हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एन इंसिडेंट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे। जब कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो हम लोगों ने देखा है केस कि वो उसी पाथ को वापस रिट्रेस करती है ना। ये इस तरीके से आपका डायग्राम बनता है, चाहे वो कोई भी मिरर हो। ये मैंने कॉनकेव मिरर बनाया है। अगर रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उसी पाथ को वापस वो रिट्रेस करती है। ठीक है, तो हमारा जो इसमें आंसर बनेगा, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन कूलिंग इज नोन एज। अच्छा, जैसे जनरली तो सब्सटेंस को कूल करने पे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट अगर वो एक्सपैंड कर रहे हैं तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है हमारा एनॉमलस एक्सपेंशन। ठीक है, आपका किस सब्सटेंस का के साथ ऐसा होता है? ये होता है आपका वाटर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, टेंशन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये तीनों तो आपके कॉन्टैक्ट है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज मोर इन। देखिए, आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, कार, ट्रक, बाइसिकल एंड ट्रेन। जो हमारी इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी। सो इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा मास आपका किसका हो जाएगा? ट्रेन का। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ का करेक्ट फॉर्म होगा, तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपने लॉ में पढ़ा होगा ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द। देखिए, एक्शन और रिएक्शन कैसे एक्ट करते हैं? वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। सेम बॉडी पे तो नहीं होगा। नेक्स्ट है डिफरेंट बॉडीज बट इन सेम डायरेक्शन, नहीं, गलत हो जाएगा। हाँ, ये वाला ऑप्शन सही होगा, डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन आपका कौन से वाले में रिप्रेजेंट करा? देखिए, ये तो कर्व बना हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट होंगे। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनी है, बट ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉडी रेस्ट पर है। ठीक है, और बट हमें क्या बताना है? यूनिफॉर्म मोशन बताना है। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो हमारा यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, तो 1 kgf नहीं होगा, 10 की पावर 4 टाइम नहीं होता है, ये होता है आपका 10 की पावर 5 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिंबल फॉर फंडामेंटल यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए फंडामेंटल यूनिट होती है हमारी कैंडेला, जिसका सिंबल होता है Ct। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है? ऑन कन्वर्टिंग
360 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। देखिए किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो इसके लिए क्या किया जाता है, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5/18 से, ठीक है। कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 20, 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 100, जो कि हमारा ऑप्शन सी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंटरनल डायमीटर ऑफ द नेक ऑफ अ वाटर बॉटल कैन बी मेजर्ड बाय। अगर आपको इंटरनल डायमीटर निकालना है किसी बॉडी का, तो इसके लिए आपको चाहिए होता है इनर जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो ये हमारा ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, इनर जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If r is the radius of curvature, then for a small aperture, the focal length of a spherical mirror is equals to। तो यहाँ पे आपका सिंपली रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन पूछा है, तो हमें मालूम होता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, यानी r इज इक्वल्स टू 2f हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो देखते हैं किसमें दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ह्यूमन एयर इज मोस्ट सेंसिटिव इन द रेंज। ओके, ये मोस्ट सेंसिटिव वाला केस है। जनरली आपसे फ्रीक्वेंसी की रेंज पूछता है, ऑडिबल रेंज, जो कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है, बट यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें पूछा मोस्ट सेंसिटिव। तो मोस्ट सेंसिटिव वाली जो रेंज होती है वो होती है 2000 हर्ट्ज से 5000 हर्ट्ज के बीच में। तो इन्हीं के बीच में जो हमारा आंसर बनेगा 2000 से 5000 हर्ट्ज के बीच, वो है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। ये आपका परफेक्ट आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। हमें स्केलर वेक्टर सिंपली मार्क करना है। तो मास हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर होती है, ठीक है। वेलोसिटी हमारी वेक्टर होती है, एंड वेट भी हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two plane mirrors are placed making an angle 60 degree in between them. How many images will be made by them? And symmetrically और asymmetrically देके रखा है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय थीटा, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, हमें थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ गया 6, ठीक है। यहाँ पे 6 आंसर आया है, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आंसर हमारा इवन आता है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको -1 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर आया है इवन, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 - 1 करेंगे तो आंसर बनेगा 5। इधर इट इज सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, हमारा आंसर 5 ही रहेगा, क्योंकि ये हमारा आंसर यहाँ पे इवन आया था, ठीक है। ऑड आता है तब आपका डिफरेंट कंडीशन होती है, आपको एक में -1 करना पड़ता है और एक में नहीं करना पड़ता, बट यहाँ पे आंसर आपका इवन आया है, तो जब भी इवन आता है तो उसमें से 1 माइनस करना है, और सिंपली वही आपका सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली दोनों के लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच टेक्स 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, ठीक है। ए वाले पार्ट का सोल्यूशन देखिए क्या होगा। 32 सेकेंड्स में पार्टिकल कितना ऑसिलेशन कर रहा है, 20 ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड में कितना कर देगा, 20/32, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10/16, और कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/8, ठीक है। सो हमारा जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 5/8 आ जाएगी, ठीक। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, टाइम पीरियड पूछा है, तो ये हमारी आ गई फ्रीक्वेंसी 5/8 सेकेंड इनवर्स। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए रिलेशन क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 1/f, सो 1/5/8 कर देंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/5, यानी कि सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा 0 नहीं आएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 टाइम्स में जाएगा एंड देन 6 टाइम्स में जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 1.6 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो यही रिलेशन लगेगा, t इज इक्वल्स टू 1/f। सो बी पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पे है, t इज इक्वल्स टू 1/f। सो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50, डिवाइड कर देंगे, सो यहाँ पे आंसर बनेगा 0.02 सेकेंड्स, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका 0.02 सेकेंड्स।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है राइट द डिराइव्ड यूनिट ऑफ द मोमेंटम एंड एरिया। मोमेंटम और एरिया की डिराइव्ड यूनिट लिखनी है। तो मोमेंटम का देखिए फॉर्मूला होता है हमारा p इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की यूनिट होती है केजी और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। तो इससे यहाँ पे इसकी यूनिट बन गई केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया की हमसे डिराइव्ड यूनिट पूछी है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर और इसकी भी मीटर, तो इसकी यूनिट बन गई मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, आल्सो राइट्स इट्स रिलेशन विद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, देखिए तो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ठीक है। एंड हमसे इसका रिलेशन पूछा है, तो स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m बाय आर स्क्वायर, ये आपका रिलेशन होता है। और जहाँ पे आप सारे सिंबल्स का मीनिंग भी बता सकते हैं, वेयर स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एंड m है आपका मास ऑफ अर्थ एंड जो r है वो आपका रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। कितने टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, तो ये होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। ऑल्सो स्टेट द डेंसिटी ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और सॉरी मीटर, हाँ मीटर क्यूब ही होती है क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम होता है। या फिर अगर आपको सीजीएस यूनिट में स्टेट करना है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सिर्फ नेम देने हैं हमको यहाँ पे। तो एक आपका होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसको इरेगुलर भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ 2 मार्क का है और आपको नेम के लिए पूछा है तो आपको सिर्फ नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट इन स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में जब हमको लीस्ट काउंट निकालनी होती है तो देखिए फॉर्मूला क्या बनता है। पहले का आंसर क्या होगा, स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट बन जाएगी, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है। ये आपका स्क्रू गेज के लिए फॉर्मूला बनता है एंड वर्नियर कैलिपर्स के लिए आपके लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन वैल्यू ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ वेव वेलोसिटी एट टाइम। देखिए इसका मैं आपको पूरा प्रूफ करके दिखाती हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन में सिर्फ रिलेशनशिप डायरेक्ट लिखना है। ठीक है। जैसे देखिए आपका स्टार्ट होता है वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला। तो वेव वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ हो गई लैम्डा एंड टाइम पीरियड क्या हो गया, t हो गया। सो पहला रिलेशन तो हमको यही लिखना है, वेवलेंथ वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ वेव वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन। तो ये पहला रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है वेवलेंथ वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन लिखना है। तो देखिए यहाँ पे इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 1/t, और सिंस वी नो 1 टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। सो फर्स्ट पार्ट में आपका ये आंसर रहेगा और सेकंड पार्ट में आपको सिर्फ ये आंसर लिखना है। ठीक है। सिर्फ आपको ये
फॉर्मूला लिखना है, कोई डेरिवेशन नहीं करनी है पूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ फ्रॉम पॉइंट बी एंड कम्स बैक टू पॉइंट बी। ओके, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, बी से मूव किया पूरा उसने एंड वापस बी पे आ गया है। हमसे पूछा क्या है, ओके, ये भी दिया है कि यहाँ से यहाँ तक की मतलब इसका रेडियस कितना गिवन है, 7 मीटर। और हमसे पूछा है डिस्टेंस एंड सेकंड पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस तो उतनी ही होगी जितना इस सर्कुलर पाथ का आपका सरकमफ्रेंस होगा। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू बोलिए 22/7 एंड रेडियस इसका दिया है 7, तो 7 to 7 कैंसिल हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो आपका बनेगा वो होगा 44 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, देखिए वो पॉइंट बी से स्टार्ट करके पॉइंट बी पर ही वापस आ गया है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 2 लॉज लिखने हैं। देखिए पहला लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल lie in a same plane, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमारा ये होता है। एंड देन सेकेंड लॉ हमारे पास क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपका पूरा लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 252 कैलोरीज को हमको जूल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए एक कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं, तो 4.186 जूल्स होते हैं, जिसको हम राउंड ऑफ करके 4.2 जूल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमको किसको चेंज करना है, 252 कैलोरीज को चेंज करना है। तो यहाँ पे हमको सिंपली 252 कैलोरीज इज इक्वल टू 252 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो बनेगा 252 मल्टीप्लाइड बाई 42 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो गया 100। सो ये आपका बन जाएगा 10584 और तो यहाँ पे फाइनल आंसर आपका बनेगा 1058.4 जूल्स, ठीक है। बस इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सेक्शन ए वहाँ पे पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं सेक्शन बी पे, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। पर हम लोग अभी सारे क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इनर्शिया, नेम द 2 काइंड्स ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब यहाँ से आपके थोड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, 3 मार्कर्स। इनर्शिया की आपको डेफिनेशन लिखनी है, चलिए लिखते हैं क्या होती है। Inertia is a property of body which tends the body to retain its state, ठीक है, to retain its state, either it is rest or motion. सो इनर्शिया तो बॉडी की वो टेंडेंसी होती है जो उसकी स्टेट को रिटेन करने के लिए हेल्प करती है। और हमको 2 काइंड्स ऑफ इनर्शिया लिखने हैं, तो 2 काइंड्स ऑफ इनर्शिया देखिए क्या हो जाएंगे। पहला हो जाएगा आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड दूसरा हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट 1 यूजेस ऑफ, ओके, तीनों मिरर के हमको एक एक यूज बताने हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का एक यूज क्या हो गया, एज अ रेयर व्यू मिरर। नेक्स्ट है कॉन्केव मिरर का एक यूज बताना है, तो एज अ शेविंग मिरर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, शेविंग मिरर में यूज होता है। नेक्स्ट है प्लेन मिरर का, तो एज अ लुकिंग मिरर, एज अ लुकिंग ग्लास, या फिर आप लिख सकते हैं क्लाइडोस्कोप में यूज होता है,
पेरिस्कोप में यूज़ होता है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पे आपको एक ही यूज़ देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार ऑफ मास 1200 kg accelerates uniformly from 15 to 20 in 10 seconds. Calculate the change in momentum of the bus. ओके ठीक है, गिवन क्या क्या है पहले लिख लेते हैं। मास गिवन है 1200, इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम गिवन है 10 सेकेंड। हमको फाइंड क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, चेंज इन मोमेंटम दैट इज P2 माइनस P1, यानी फॉर्मूला होता है m ब्रैकेट में v माइनस u। सो मास हमारे पास है 1200, वेलोसिटी है 20 एंड इनिशियल है 15, तो ये हो जाएगा हमारा 1200 इंटू 5, यानी कि यहाँ से आंसर हो जाएगा 6000, ठीक है। एंड मोमेंटम है तो kg मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन मीटर्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है और हमारे पास टाइम भी है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, जिस फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। बट इसमें एक दिक्कत है कि यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू ओवर टी। सो v है 20, u है 15 और टाइम है 10 सेकेंड, ये हो जाएगा 5/10, यानी आंसर हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन भी आ गया है। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 15 है, टाइम है 10 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन आया 0.5 और टाइम है 10 इंटू 10, ठीक है। सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 150, यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, ये हो गया आपका 25 और 2.5 10 से इंटू कर देंगे तो 25 हो जाएगा। सो ये आपका जो फाइनल आंसर बनेगा 175 मीटर, ठीक है। सो ये आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेम द 3 फैक्टर्स ऑन विच द हीट एनर्जी कंटेन इन अ बॉडी डिपेंड्स, एंड फिर हमको सेल्सियस को फॉरेनहाइट एंड केल्विन में कन्वर्ट भी करना है। तो पहले देखते हैं ये 3 फैक्टर्स क्या होते हैं। तो नंबर 1 फैक्टर होता है हीट एनर्जी, आपकी डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द बॉडी, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे, कि बॉडी किस मैटर से मिलकर के बनी है। आपकी बॉडी मेटल की है कि वुड की है, मतलब अच्छी कंडक्टर है कि अच्छी इंसुलेटर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि हीट एनर्जी आपकी डिपेंड करती है बॉडी के टेम्परेचर पे, ठीक है। सो आप स्टेटमेंट यहाँ से बना लेंगे, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। एंड थर्ड आपका जो पॉइंट बनेगा, जो हीट एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है बॉडी के मास पे, ठीक है, कि कितना आपने उसकी क्वांटिटी ली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया है कि आपको सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो रिलेशन होता है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का, सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 F माइनस 32, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन होता है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बीच में। तो अगर हमको किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हमें सारी चीज़ें उस साइड सेंड करनी पड़ेगी। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा C इंटू 9 ओवर 5 प्लस 32 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट, ठीक है, क्योंकि फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो अब वैल्यू रख देते हैं सेल्सियस की वैल्यू क्या है 75 डिग्री सेल्सियस, तो 75 इंटू 9 ओवर 5 प्लस 32, तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स में, एंड 15 9 का हमारा हो जाता है 135 प्लस 32, इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आंसर बन जाएगा हमारा 167 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बनेगा। और नेक्स्ट में बोला है कि हमको सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है 273। तो सेल्सियस कितना है हमारे पास 75, तो 75 प्लस 273 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 348 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रे डायग्राम आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है ताकि इमेज बन सके, ओके। सो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट साइज की आपकी ऑब्जेक्ट दे करके रखी है, तो सबसे पहले आपको एक रे ड्रॉ करनी पड़ेगी परपेंडिकुलर। सो वो इसी डायरेक्शन में वापस
रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और दूसरी रे को आपको ऐसे एंगल से इसको रिफ्लेक्ट कराना है इस तरीके से। अब क्या करना है, दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, तो ये जहाँ मीट करेंगी वहीं पर इस ऑब्जेक्ट की आपकी बन जाएगी इमेज, जिसको आप आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट पी दिया है तो आप पी डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ बोला है, इज द इमेज फॉर्म रियल और वर्चुअल, बैकवर्ड एक्सटेंड करने पर बड़ी है तो ये आपकी वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज शोन इन द ग्राफ। ओके, मास गिवन है हमको क्वेश्चन में 5 kg का, और हमसे बोला है एक्सेलरेशन निकालना है, और ग्राफ हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना बहुत ईजी है। ये इसका स्लोप गिवन है, ठीक है। अगर हम स्लोप की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो स्लोप निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। सो यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई है तो ये हो गया x1, यहाँ पे एंड हुई ये हो गया x2, यहाँ से स्टार्ट हुआ y1, यहाँ पे एंड हुआ y2, हो गया हमारा 80। वैल्यूज रख देंगे 80 माइनस 0, और x2 है हमारे पास 8 माइनस 0, डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बॉडी का एक्सेलरेशन हमें कितना मिल गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे फोर्स पूछा है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू ma। देन मास गिवन है कितना, 5 kg। एक्सेलरेशन हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया है, 10 आया है, तो 5 इंटू 10, तो आंसर बन जाएगा हमारे पास 50 न्यूटन, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट का इसका आंसर बनेगा 50 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर द 3 प्रॉपर्टीज दैट द मीडियम मस्ट possess फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम में क्या ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो 3 प्रॉपर्टीज देखिए क्या क्या हो जाएंगी। मीडियम मस्ट बी फ्रिक्शनलेस, ठीक है। आपका मीडियम कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट मस्ट बी इलास्टिक, इसको कैसा होना चाहिए, मीडियम में इलास्टिसिटी होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। और थर्ड होना चाहिए, इट मस्ट हैव इनर्शिया, ठीक है। सो यहाँ पे 3 पॉइंट आपके हो गए, क्या क्या, फ्रिक्शनलेस, आपका इलास्टिक होना चाहिए मीडियम को, और इसमें क्या होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। आपको यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशंस लिखनी है, तो डिराइव नहीं करना पड़ेगा, सीधा एक्सप्रेशंस पे आ जाते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, h max इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। सेकेंड पार्ट का क्या क्वेश्चन था, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे जो टाइम लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा u ओवर g, ठीक है। एंड बोला टोटल टाइम निकालना होता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो t इज इक्वल्स टू 2u बाय g, ठीक है। ये आपका तीनों का एक्सप्रेशन रहेगा, t इज इक्वल्स टू 2u बाय g, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे भी आपको एक रे डायग्राम कंप्लीट करना है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी प्लेस्ड है, तो वही वाला कंडीशन बनेगा। एक रे आपको एक ऐसे पैरेलल बनानी पड़ेगी जो कि फोकस से पास होगी, एंड सेकेंड रे को आपको बनाना पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी डायरेक्शन में वापस ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो यहाँ पर क्रॉस हो रही है रेस, तो यहीं पर बन जाएगी आपकी इमेज। एंड आपको ऑल्सो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी है, तो देखिए 3 कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी, इमेज आपकी कैसी बन रही है, रियल बन रही है एंड इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आप क्या लिख सकते हैं, इमेज इज फॉर्म बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बन रही है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या लिख सकते हैं आप लोग, इसके साइज के बारे में आप लिख सकते हैं कि इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ये हो गई आपकी इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द 2 यूनिट्स ऑफ टाइम बिगर देन अ सेकेंड। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकेंड से बड़ी आप लिख दीजिए आर लिख दीजिए और मिनट लिख दीजिए, ठीक है। और इनका सेकेंड से क्या रिलेशन होता है, तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम द ग्राफ गिवन बिलो डिटरमाइन द टाइप ऑफ मोशन फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, ठीक है। हमको ये बताना है और ये ग्राफ हमारा कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से बी में आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, बी से सी में आपका ग्राफ ऐसे बिल्कुल कांस्टेंट है, और सी से डी में ग्राफ आपका नीचे की ओर जा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमें इसका क्या शो कर रहा है कि बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। एंड बी टू सी में क्या दिख रहा है हमको, देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी बिकॉज यूनिफॉर्म है, हेंस एक्सीलरेशन इज 0, ठीक है। बी टू सी पार्ट में ये लिखेंगे एंड सी टू डी पार्ट में क्या होगा, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, ओके। और यहाँ पे वैल्यूज नहीं कैलकुलेट करनी है आपको, सीधा बस मोशन बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो देखिए फर्स्ट लॉ तो हमारा सिंपल सा होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड। दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी which states that energy can neither be created nor be destroyed. It can only transformed from वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेकेंड लॉ देखिए क्या होता है, यहाँ पे सेकेंड लॉ लिखेंगे। सेकेंड लॉ इज व्हेन द एनर्जी इज पुट टू वर्क, then a part of it gets changed in an unuseful form due to heat, friction, etc, ठीक है। जब भी एनर्जी को वर्क में लिया जाता है तो इसका जो कुछ पार्ट होता है वो हमेशा अनयूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ हीट एंड फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये हमारे दोनों लॉज हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो एंड डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट एट 3.5 सेकेंड। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। आपको 3.5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो 3 और 4 के बीच में आपका 3.5 लाई करेगा। तो यहाँ से आपको एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है और फिर यहाँ से एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। तो वो आपका जो लाई करेगा 30 और 40 के एग्जैक्टली बीच में आएगा। इसका मतलब है 3.5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 35 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला है कि वेलोसिटी निकालना है, तो पूरे ग्राफ की वेलोसिटी निकाल लेंगे। यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी जर्नी और इस पॉइंट पे एंड हो रही है, तो फिर से स्लोप निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो यहाँ से देखते हैं, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया x2
ये बन गया हमारा y1 और यहाँ पे एंड हुआ तो ये हो गया y2। वैल्यूज प्लेस कर देंगे तो 50 माइनस 0 बाय x2 की वैल्यू है 5 माइनस 0, सो डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 10 एंड वेलोसिटी है तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम भी गिवन है, तो एक्सेलरेशन देखिए कैसे निकलेगा। हमारे पास एक रिलेशन होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, या डायरेक्टली हम लोग एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू ओवर टी। तो अगर हम लोग ग्राफ से देखें तो v तो हमने कैलकुलेट किया, कितना आया 10, और इनिशियल वेलोसिटी तो जो थी वो क्या थी, 0 थी, और इसको करने में इसको पूरा जो टाइम टेकन है बॉडी का वो 5 सेकेंड्स है। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 बाई 5, कैंसिल किया तो ये आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन का आंसर बनेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेलोसिटी हमारी आई थी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या दिया है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के लिए हमें टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन लिखना है। तो देखिए क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ठीक है, वेयर एल इज इफेक्टिव लेंथ और आपका जो स्मॉल जी होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी and t is time period। इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में दिया है, ऑल्सो नेम द फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड। तो किन फैक्टर्स पे नहीं डिपेंड करता है, तो पहला फैक्टर हो जाएगा आपका मास, मास पे नहीं डिपेंड करता है, और पेंडुलम के एम्पलीट्यूड पर नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे मास ऑफ द बॉब। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो देखिए क्या डिफरेंसेस हो जाएंगे, रियल एंड वर्चुअल में आपको दो डिफरेंस लिखने हैं। सो पहला डिफरेंस तो आप बना सकते हैं कि ये हमेशा रियल इमेज इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड जो वर्चुअल इमेज होती है ये हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड इट इज ऑलवेज इरेक्ट। एंड इसका सेकेंड पॉइंट बन जाएगा, इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, और यहाँ पे बन जाएगा इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। ठीक है, सो आप यहाँ से ऐसे पॉइंट बना सकते हैं। ठीक, 2 पॉइंट से लिखना है, आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर इज 95,000 एंगस्ट्रॉम, एक्सप्रेस इट इन नैनोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर। ठीक है, आपको तीनों में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंगस्ट्रॉम का नैनोमीटर से रिलेशन क्या होता है। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 1 नैनोमीटर। ठीक है, ये होता है। तो अब अगर हमको चेंज करना है 95,000 एंगस्ट्रॉम को, तो हम लोग क्या करेंगे, 95,000 इंटू 10 की पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज कर ले तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 1। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे तो 9.5 इंटू 10 की पावर आपका आ जाएगा 3 नैनोमीटर। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर ये बनेगा। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला है मीटर में चेंज करना है, तो एंगस्ट्रॉम का मीटर से क्या रिलेशन होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर्स होते हैं। तो 95 थाउजेंड है, ओके, 95,000 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 95,000 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो यहाँ पे भी सेम वही साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो यहाँ से जो हमारा आंसर बनेगा 9.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, एंड मीटर्स में चेंज करें तो ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में बोला है कि हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो देखिए मीटर में तो हम लोग ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, तो मीटर से ही डायरेक्टली सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं।
तो जब हमने मीटर में चेंज कर लिया है तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बस 9.5 इंटू 10⁻⁻6 को 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो हमारा आंसर बन जाएगा 9.5 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये आपके तीनों पार्ट के आंसर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच फ्रीक्वेंसी ऑनवर्ड्स डज द साउंड वेव कैन बी टर्म्ड एज अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा हुआ है, तो ये होती है अबव 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से अबव के जो भी साउंड्स होते हैं उनको हम लोग अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अब बोला है कि राइट द ट्रू प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासाउंड दैट मेक्स इट वेरी यूजफुल। तो पहली होती है दे आर हाईली एनर्जेटिक, और सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं इट कैन ट्रैवल थ्रू a longer distance without getting deviated। ठीक है, बिना डेविएट हुए ये काफ़ी लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 44 सेंटीमीटर। ठीक है, 44 सेंटीमीटर हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर है तो साइन हमारा पॉजिटिव जाएगा। और आगे क्या दिया है, पॉइंट सोर्स इज लाइट केप्ट एट अ डिस्टेंस 44 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट हमारा कितना डिस्टेंस पे रखा है, ये भी 44 सेंटीमीटर पे ही रखा है, तो ये माइनस के साइन के साथ लिखते हैं। हमें फाइंड करना है इमेज के डिस्टेंस, यानी वी फाइंड करना है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है 44, v हमें फाइंड आउट करना है और u की वैल्यू -44 होती है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको प्रॉपर्ली लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/44 प्लस 1/44 इज इक्वल्स टू 1/v। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/44। अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारा v हो जाएगा 44/2, यानी कि आंसर बनेगा 22 और सेंटीमीटर में। ठीक है, तो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज 22 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें द मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन में रिलेशन होता है आपके पास m इज इक्वल्स टू -v/u, ये होता है। तो v की वैल्यू हमें फाइंड कर ली है 22, और u की वैल्यू हमारे पास है 44, कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 आएगा आपका मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसमें कोई यूनिट नहीं लगेगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।